हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इस लेक्चर सीरीज़ में अभी हम वेक्टर एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं और उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर दो टर्म्स है, एक तो वेक्टर फील्ड है और एक डाइवर्जेंस है। दो टेक्निकल टर्म्स हैं। पहले तो इन टेक्निकल टर्म्स का मतलब देखेंगे। हालांकि वेक्टर फील्ड का मतलब हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो हमने स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट की बात की थी। ठीक है, अब फील्ड दो तरह के होते हैं, है ना। एक तो वेक्टर फील्ड होता है और एक स्केलर फील्ड होता है। तो स्केलर फील्ड के बारे में हमने बताया था कि उसका हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट निकालते हैं, है ना, क्योंकि स्केलर फील्ड को हम एक सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है, जो मैक्सिमम चेंज इन दैट फंक्शन की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही एक होता है का वेक्टर फील्ड क्या होता है कि मान लो सपोज दैट कोई आपने एक सर्टेन रीजन लिया है ना, स्पेस कहेंगे उसको, तो सर्टेन रीजन लिया, उस सर्टेन रीजन में आप हर एक पॉइंट के ऊपर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू डिफाइन करते हो, है ना। और वैल्यू का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में आप एडिशनली उसका डायरेक्शन भी बताते हो। तो इस तरह का जो फील्ड बना है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। और वेक्टर फील्ड को हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक वेक्टर फील्ड की बात करूं, एक वेल नोन जो एग्जांपल है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन करूं, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर अगर लगाऊं तो वो कुछ इस तरह का लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर लगाऊं तो रेडियली आउटवर्ड तो लगेगा, लेकिन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे ही इस पॉइंट के ऊपर ये जो वेक्टर है उसका लेंथ और कम हो जाएगा। अगर मैं यहां वेक्टर लगाऊं तो उसका लेंथ तो इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बराबर है इस डिस्टेंस के, तो ये जो वेक्टर वो कुछ इस तरह का लगेगा, फिर नेक्स्ट वेक्टर और फिर ये वेक्टर, फिर वैसे ही आप आगे के वेक्टर लगा सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो। तो हर पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने इस पॉइंट्स के ऊपर वेक्टर का वैल्यू बताया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, वैसे आप किसी पॉइंट, सपोज दैट इस पॉइंट के ऊपर बताना आपको, तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा वेक्टर, है ना, और उसका लेंथ इससे तो ज्यादा और इससे कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। इसका ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट के ऊपर, और इसका ये जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन बता देगा सिंपली। और इस तरह का जो फील्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सपोज दैट आप कोई एक मैग्नेट लेते हो, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, ये नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ की तरफ एंटर होती है, तो नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ से अंदर की तरफ, कुछ इस तरह, नॉट इनवर्ड ना, यहां से, है ना। ये जो एग्जांपल है किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। अगर मान लो किसी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए तो आप क्या लगाओगे, सपोज दैट इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए तो आप क्या लगा दोगे, इसके ऊपर टेंजेंट लगा दोगे। ठीक है, ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट का डायरेक्शन तो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये मान लो अगर मैं ये वेक्टर यहां पे लगाऊं तो ये वेक्टर कुछ इस तरह का लगेगा। अब देखो इसका जो लेंथ है, वेक्टर का जो लेंथ है वो इसके कंपेयर में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं। ये तो बात हुई वेक्टर फील्ड की। हालांकि इसके ऊपर अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस। देखो वेक्टर फील्ड के लिए हम दो फिजिकल क्वांटिटीज निकालते हैं। क्या? एक तो निकालते हैं हम डाइवर्जेंस निकालते हैं और एक निकालते हैं कर्ल निकालते हैं। रीजन ऐसा है कि वेक्टर फील्ड जो है उसके बारे में हमें दो चीजें पता करनी है कि क्या ये फील्ड फैल रहा है, या फिर ये फील्ड घूम रहा है।
समझ पा रहे हो? जैसे ये जो फील्ड है वो आपका एक घूमने वाला फील्ड है, समझ पा रहे हो? तो हर पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर लगाऊं तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर लगाऊं तो वो ऐसा लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, इसका डायरेक्शन और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है अलोंग दिस कर्व। ये बात समझ पा रहे हो? जबकि इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग देखो ये जो लाइन है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करेंगे ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये बात समझ पा रहे हो? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, है ना। तो यस, हाँ, क्या बताया हमने, यस यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदल रहा है। तो एक कर्ली फील्ड है, घूमने वाला फील्ड है ना। तो इसका कर्ल आएगा, है ना। इस ये जो फील्ड है घूमने वाला फील्ड है, तो कितना घूम रहा है वो हम कर्ल से बता देते हैं। ये जो फील्ड है ये कितना फैल रहा है वो हम किससे बता देंगे, डाइवर्जेंस से बता देंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस के लिए हम कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहला एग्जांपल क्या बात है, मान लो कोई एक लंबी सी पाइपलाइन है, ठीक है, ये एक लंबी सी पाइपलाइन है ना। वैसे छोटी दिख रही है लेकिन बड़ी है, लंबी से आप मान सकते हो। सपोज दैट एक एंड पे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, दूसरे एंड पे मान लीजिए आपका कॉलेज है ना। और आप होम से अपने कॉलेज में पानी की सप्लाई कर रहे हो। अब कहोगे एक तो फीस भी दे इनको और पानी भी दे, मान लो कोई बात नहीं। तो क्या है, ये आपका घर है और ये क्या है, कॉलेज है ना। ये यहाँ पे ये एंड ये कॉलेज में खुल रहा है और ये एंड आपके घर में है। आप क्या कर रहे हो, पानी की सप्लाई कर रहे हो। तो सपोज दैट आप इस एंड से आप 3 लीटर पर सेकेंड पानी एंटर कर रहे हो। तो पहला केस, ये केस फर्स्ट, 3 लीटर पर सेकेंड आप एंटर कर रहे हो और बाहर भी क्या निकल रहा है, 3 लीटर पर सेकेंड बाहर निकल रहा है। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2, ये पाइपलाइन का पहला एंड, ये दूसरा एंड, इसको जोड़ दिया। अब की बार आप जो एंटर कर रहे हो वो कर तो आप 3 लीटर पर सेकेंड रहे हो, लेकिन बाहर जो निकल रहा है वो कितना है, 5 लीटर पर सेकेंड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तीसरा केस नंबर 3, तीसरा केस क्या कहता है, ये पहला एंड ये दूसरा एंड, इसको मिला दो। आप एंटर तो कर रहे हो 3 लीटर पर सेकेंड, बाहर जो निकल रहा है वो निकल रहा है 1 लीटर पर सेकेंड। बात समझ पा रहे हो, तीनों केस समझ गए क्या कहना चाह रहा है। 3 लीटर पर सेकेंड एंटर कर रहे हो, 3 लीटर पर सेकेंड बाहर निकल रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो वेक्टर फील्ड जो है, वेक्टर फील्ड क्या होगा यहाँ पे, पानी का जो वेलोसिटी फील्ड कहेंगे। ठीक है, पानी जो है इसका डाइवर्जेंस वो जीरो है ना, डाइवर्जेंस जीरो है। दूसरे केस की बात करते हैं, 3 लीटर पर सेकेंड एंटर कर रहे हो, बाहर 5 लीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो आप एक आइडिया लगाओगे, क्या लगाओगे, कि बीच में कहीं ना कहीं कोई सप्लाई हो रही है ना, कोई सप्लाई हो रही है और वो पानी को क्या कर रही है, बाहर फेंक रही है ना। तो बीच में क्या लगा, हमारे पास एक सोर्स लगा है, कह सकते हो कि नहीं कह सकते, बीच में क्या है, एक सोर्स है। तो अगर कहीं ना कहीं बीच में एक सोर्स है, हाँ, उस वजह से एक्स्ट्रा पानी आएगा। और वो एक्स्ट्रा पानी कितना आ रहा है, वो पानी कितना आ रहा है, 5 - 3, जितना बाहर निकल रहा है उतना माइनस कितना हमने एंटर किया, इक्वल टू 2 लीटर पर सेकेंड। तो इसका डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, 2 लीटर पर सेकेंड। बात समझ गए। तीसरा केस, एंटर 3 लीटर पर सेकेंड कर रहे हो, बाहर 1 लीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो अगर हम 1 - 3 करें, फाइनल माइनस इनिशियल करें, तो वैल्यू कितना आएगा, -2 लीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब कोई ना कोई बीच में कुछ ऐसा है, पानी के बीच में एक लीकेज है। लीकेज मतलब एक बीच में क्या है, सिंक है। यहां से पानी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो बीच में क्या है, आपके पास एक सिंक है, समझ पा रहे हो। तो ये एक सिंक है, वो सिंक 2 लीटर पर सेकंड पानी ले रहा है। तो इसका जो डाइवर्जेंस है, अब देखो एंटर 3 लीटर पर सेकंड हुआ, बाहर 1 लीटर पर सेकंड बाहर निकला, तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ गए, डाइवर्जेंस समझ गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले हम, इसी का ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का।
अब देखो ये हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारे पास, ठीक है। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को हमने क्या कर लिया, एक सरफेस से बंद कर लिया। क्या कर लिया? सरफेस से एनक्लोज कर लिया। अब ये बताओ इस सरफेस के अंदर जाने वाली फील्ड लाइन कितनी है? अंदर कितनी फील्ड लाइन जा रही है? कह दो 0। क्यों? क्योंकि इससे सारी फील्ड लाइन क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ गए? नेक्स्ट, अगर यहां पे मान लो माइनस क्यू चार्ज होता, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइन क्या होती है हमारे पास? अंदर जाती है, ठीक है। इससे फील्ड लाइन क्या होती है? अंदर जाती है, ठीक है। अगर हम इसको एक सरफेस से एनक्लोज कर दें, एक सरफेस से बंद कर दें, तो फील्ड लाइन क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ अंदर जाएगी। तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? दो डाइवर्जेंस के एग्जांपल। अब एक बात, इसी के अंदर हम एडिशनली एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? देखो ये जो डाइवर्जेंस जो है ना, वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स आपको रिकॉल करना होता, फ्लक्स किससे हम डिफाइन करते हैं कि डी फाई, है ना, एक छोटा सा सरफेस है। मैंने पहले वीडियो में बताया, पहले नहीं दूसरे वीडियो में बताया था क्या, कि डी फाई, सपोज दैट कोई फील्ड है, मान लो ये एक वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलरली या फिर किसी एंगल के ऊपर आपने एक सरफेस लगाया है, ठीक है। इस सरफेस का सरफेस वेक्टर क्या है? डीएस वेक्टर है ना, ये सरफेस वेक्टर डीएस वेक्टर है। तो ये जो इससे निकलने वाला फ्लक्स वो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये हो जाएगा, है ना। ये डॉट तब हट जाएगा जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो ये मान लो ए वेक्टर है आपका, और यही आपका क्या हो जाए? डीएस वेक्टर हो जाए, है ना। मतलब सरफेस वेक्टर जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, सरफेस वेक्टर, हाँ, फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, या फिर कह दो वो एरिया जो है वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। तब उससे क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स बाहर निकलेगा, है ना, मैक्सिमम फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, है ना। तो उसको हम क्या कह देंगे? फ्लक्स कह देंगे, है ना, कि एक यूनिट सरफेस में से, है ना, एक सरफेस में से और कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, वो क्या होता है? फ्लक्स होता है बेसिकली, है ना। फ्लक्स का यही आइडिया होता है। अब इसके अंदर ध्यान दो, ध्यान क्या है? ये जो चार्ज लिया हमने, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर है। तीसरे एग्जाम्पल, हाँ तीसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। क्या है? फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में एक छोटी सी एक डिस्क लगा देते हैं। डिस्क कैसी है ध्यान देखना, ये ऐसी, फिर ये ऐसी, और देखो यहाँ पे ये वाली इस तरह से। ये डिस्क समझ गए आपने? इस तरह की हमने यहाँ पे एक डिस्क लगा दी। ध्यान देखना भाई, ये डिस्क हमने यहाँ पे लगा दी, है ना। हाँ, अब देखो इस डिस्क में से कितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है? 3 फील्ड लाइन एंटर हो रही है, हाँ 3 फील्ड लाइन एंटर हो रही है, अंदर जा रही है। और बाहर कितनी निकल रही है? 3 फील्ड लाइन बाहर निकल रही है ना, 3 ही फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब तो इसका डाइवर्जेंस 0 हो गया, इसका डाइवर्जेंस तो 0 हो गया। क्या पॉसिबल है? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 नहीं होता, है ना। अगर चार्ज है, अगर चार्ज है तो डाइवर्जेंस या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब देखो यहां हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइन से मतलब नहीं है हमें, सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइन से मतलब नहीं है। बात क्या है? देखो ये मान लो हमारे पास एक सरफेस है, मान लो एक डिस्क ले लेते हैं, यही सरफेस ले लिया हमने ना, ये सरफेस था। अब इससे फील्ड लाइन कैसे एंटर हो रही थी? कुछ इस तरह से एंटर हो रही थी, है ना। और बाहर कैसे निकली? क्या ऐसे ही निकली? वो ऐसे निकली थी। बात समझ पा रहे हो? एंटर तो वो ऐसे हुई, है ना, और बाहर कैसे निकली? वो ऐसे फैल के बाहर निकली है, ठीक है। तो अब देखो ये जो वेक्टर फील्ड है, कौन सा? ई वेक्टर। ई वेक्टर का अब देखो एंटर होने वाला जो फ्लक्स है वो हम ऐसे निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसे निकालेंगे एंटर होने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो इस ई वेक्टर का डीएस वेक्टर किधर है? इधर है, ये डीएस वेक्टर है। तो ई वेक्टर का डीएस के डायरेक्शन में कंपोनेंट ज्यादा होगा, है ना। मान लो जैसे ये आपका क्या है, एक मिनट, कहाँ बनाए, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मान लो, ठीक है। एंटर कैसे हुई? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो कैसे एंटर हुई? ये नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे पास डीएस वेक्टर है ना। ये डीएस वेक्टर है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये डीएस वेक्टर है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे एंटर हुई, ये फिर ये और ये इस तरह से, ठीक है। इस फील्ड लाइन का ds की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, इतना है। इस फील्ड लाइन का ds की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, इतना है, ये वाला, ये इसका ये। फिर इस फील्ड लाइन का इतना कंपोनेंट है, फिर इस फील्ड लाइन का इतना कंपोनेंट है। समझ पा रहे हो? इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंटरिंग फ्लक्स हो गया। अब बाहर निकलने वाले फ्लक्स की बात करते हैं। जब फ्लक्स क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उस केस में देखो ये आपका क्या है, ds वेक्टर है, ये तो यही रहेगा, ds वेक्टर तो यही रहेगा। फील्ड लाइन बाहर कैसे निकल रही है, इस तरह से, लगभग इस तरह से। समझ पा रहे हो? इस तरह से बाहर निकल रही है। देखो यहां एंटर होने वाली तो ऐसे है, बाहर वाली फैल गई है ना। तो अब इसका ई वेक्टर का ds की डायरेक्शन में कंपोनेंट देखे तो ये यहां मिला है, फिर इसका कंपोनेंट यहां मिला है, इसका कंपोनेंट कुछ यहां मिला है, इसका कंपोनेंट यहां मिला है। इन सभी कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? अगर टोटल फ्लक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, सम होता है ना। इन सब का क्या होता है, ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। तो यस, तो ये जो एडिशन है इस लेंथ का, ये जो लेंथ है इस लेंथ का ये जो एडिशन है और इन लेंथ्स का जो एडिशन है, कौन सा ज्यादा होगा? आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये एडिशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो एंटरिंग फ्लक्स क्या था, ज्यादा था। बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या था, कम था। तो इसका डाइवर्जेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ। अब इतनी बात हुई। अब वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालें, ये इंटरेस्टिंग है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालें तो ध्यान देखना, एक फील्ड लाइन और बना देते हैं, है ना। इसके परपेंडिकुलरली हम क्या बनाएंगे, वही डिस्क बनाएंगे। हमारे पास तो वही है एक इलाज, है ना। ये हमारे पास क्या बन गई, एक डिस्क है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, ये जो डिस्क है इसको हमने, इसका ये जो विड्थ है वो हमने बहुत कम लिया है ना, विड्थ बहुत कम लिया है, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें से कितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है, 3 फील्ड लाइन एंटर हो रही है, और लगभग ऐसे ही एंटर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से एंटर हो रही है, यहाँ पे ऐसे एंटर हो रही है। बाहर कैसे निकल रही है, वो भी लगभग ऐसे ही बाहर निकल रही है। समझ पा रहे हो? तो जितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, लगभग उतने ही एंगल के ऊपर बाहर निकल रही है ना। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डाइवर्जेंस क्या है, 0 है, 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा 0 होता है। यही क्या है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है ना। जितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेट के चारों ओर या कहीं भी कोई भी सरफेस कंसीडर कर लो आप, उसका डाइवर्जेंस हमेशा 0 होगा। अब बच्चे ये कहते हैं पूरे मैग्नेट को ही हम बंद कर लेंगे, है ना। जैसे मान लो ये मैग्नेट थी, इस मैग्नेट को ही हमने एक सिलेंडर से बंद कर लिया, ठीक है, कर लो भाई। इस मैग्नेट को हम किससे बंद कर लेते हैं, मान लो हमने किससे बंद कर लिया, सिलेंडर से। तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें से फील्ड लाइन कितनी बाहर निकली, देखो 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन बाहर निकली, है ना। ये घूम के वापस भी तो आएंगी, तो आएंगी तो कितने एंटर हुई, 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन वापस एंटर हो गई, है ना। तो किसी भी तरीके से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। और यही 0 डाइवर्जेंस क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल ना होता तो फील्ड लाइन क्या होती, सिर्फ बाहर निकलती, इसकी तरह सिर्फ बाहर निकलती। साउथ पोल है तभी वो घूम के वापस आ रही है ना, तभी वो घूम के वापस आ रही है। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 क्या बता रहा है कि आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या बताता है कि आपका एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना। मोनोपोल आपका एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है ना। यही रीजन है कि जब भी आप मैग्नेट को बीच में से तोड़ते हो तो ये जो नॉर्थ पोल है वो अपने आप में एक मैग्नेट बनता है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। इसको आप तोड़ोगे ये अपने आप में एक मैग्नेट बनेगा, ये साउथ ये नॉर्थ। इसको आप बीच में से तोड़ोगे तो ये अपने आप में एक मैग्नेट बनेगा, नॉर्थ साउथ। क्लियर है बात, डाइवर्जेंस का मतलब समझ आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। देखो
उम्मीद है कि ये थ्योरी समझ आई होगी। ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है ना। इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे अब, है ना। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, डाइवर्जेंस के डेफिनेशन से, है ना। जैसे हमने डाइवर्जेंस की ये जो एग्जाम्पल कंसीडर किए, जितने भी एग्जाम्पल लिए, इनमें एक चीज़ कॉमन थी। क्या थी कि हम एक सरफेस ले रहे थे। एक चीज़ कॉमन थी, सब में एक सरफेस ले रहे थे। जैसे पानी वाले में भी हमारे पास एक सरफेस था, है ना, एक सरफेस था बाहर वाला, और हमने एक वॉल्यूम को एनक्लोज किया। दोबारा बता रहा हूं, सरफेस ले रहे थे बाहर, उस सरफेस से हमने एक वॉल्यूम को एनक्लोज किया, और उस वॉल्यूम में से निकलने वाली नेट फ्लक्स निकाला हमने। समझ पा रहे हो, पानी वाले केस में भी निकलने वाला नेट फ्लक्स निकाला, और उस नेट फ्लक्स के लिए हमने एक वॉल्यूम कंसीडर किया, उस वॉल्यूम को एक सरफेस से बंद कर लिया। ठीक है, वैसे ही जो चार्ज वाला केस था, उसमें चार्ज को हमने एक सरफेस से बाउंड कर लिया, है ना, तो अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी एक सरफेस कंसीडर किया हमने। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस, क्या बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या बताता है कि आप एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करो, है ना, कोई भी एक वॉल्यूम कंसीडर करो, ठीक है। उस वॉल्यूम को आप एक सरफेस से एनक्लोज कर लो, ठीक है। एक वॉल्यूम कंसीडर करो आप, उस वॉल्यूम को आप सरफेस से एनक्लोज कर लो, तो उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए डॉट डी एस। किससे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बशर्ते ये जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या बताया मैंने, एक वॉल्यूम लो, उस वॉल्यूम को एक सरफेस से एनक्लोज कर दिया, उस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, डीएस वेक्टर है। तो ये जो ए डॉट डी एस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस वॉल्यूम से निकलने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। देखो क्लोज मतलब उस पूरे सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, अब यहां देखो पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्यों दिया, देखो आप तो अपनी मर्जी से बड़ा सा वॉल्यूम ले लोगे, हैं, आप तो मर्जी से बड़ा सा, अब बड़े से वॉल्यूम में से ज्यादा फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, हाँ, तो फिर डाइवर्जेंस तो हमारा यूनिक नहीं हुआ ना। तो डाइवर्जेंस को यूनिक करने के लिए हमने क्या निकाला कि जो भी आप वॉल्यूम कंसीडर करो, जो भी आप वॉल्यूम कंसीडर करो, उससे निकलने वाला फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपकी मर्जी है, बड़ा वॉल्यूम कंसीडर कर लो, पर यूनिट वॉल्यूम वही डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा कंसीडर करोगे तो छोटे से डिवाइड हो जाएगा, डाइवर्जेंस का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। लेकिन इस डाइवर्जेंस ने अपने आप में एक और कंडीशन भी अप्लाई कर दी। क्या कर दी, ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, लिमिट dv टेंड्स टू 0। क्या बोल रहा है, ये जो वॉल्यूम dv है वो क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। रिपीट, कि कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम को सरफेस से एनक्लोज कर लिया, उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, बशर्ते ये जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। ये है, ये इसकी डाइवर्जेंस ऑफ ए की डेफिनेशन हो गई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो बोला है वो कर लो, छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करो, ठीक है, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल दो और उसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, बस। तो वो क्या बता देगा, आपका डाइवर्जेंस बता देगा। चलो जो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे कर लेते हैं। अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से देखी है ना, डेफिनेशन को ध्यान से समझा है, तो डेरिवेशन बड़ा आसान हो जाता है। देखो जो बोला है वही करेंगे। क्या है, सबसे पहले हमने हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कोई एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक कह सकते हो एक पैरेलल पाइप हमने कंसीडर किया है, ठीक है। क्या कंसीडर किया है, पैरेलल पाइप कंसीडर किया है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओरिजिन ओ बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए बोल देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, नॉट ए नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ए को हमने वेक्टर फील्ड बोला है, तो ए नहीं बोलेंगे। ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना।
ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसको हमने डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस कह दिया हमने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो जो कंसीडर किया वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया बस। ठीक है, अब सुनो क्या क्या है ये जो हमने ये जो स्पेस कंसीडर किया है, इस स्पेस के अंदर ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम छोटा सा है, ये बात ध्यान रखना, वॉल्यूम छोटा सा है ना। छोटा सा होने का मतलब क्या है, ये जो लेंथ है, वो लेंथ कितना है, dx है, तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये जो लेंथ है वो कितनी है, dy है, और ये भी लेंथ dy है, ये भी dy, ये भी dy, और ये जो लेंथ है ऊपर जो जा रहा है वो कितना होगा, dz, ये भी कितना हो गया, dz, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये dz हो जाएंगे। क्लियर है बात, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dx इंटू dy इंटू dz। ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तीनों को मल्टीप्लाई कर, जैसे ये जो सरफेस है वो कितना हो जाएगा, dx इंटू dy, और इसको आप तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या करेंगे, ये जो स्पेस लिया हमने, जिस स्पेस के अंदर ये वॉल्यूम है, इस स्पेस में वेक्टर फील्ड जो है ना, वेक्टर फील्ड के अंदर हमने एक वॉल्यूम लिया है, तो वेक्टर फील्ड का जो वैल्यू है ना, इस स्पेस के अंदर वो कितना है, वो है ए वेक्टर, है ना। वेक्टर फील्ड उसका वैल्यू कितना है, ए वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, है ना। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या बोल देंगे, ax बोल देंगे, वाई डायरेक्शन में जो इसको ay बोल देंगे, जेड वाले को az बोल देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, ax इंटू एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वो क्या आएगा, आई कैप, प्लस में ay इंटू वैल्यू आ जाएगा जे कैप, प्लस में az इंटू वैल्यू आ जाएगा के कैप। क्लियर है बात। ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर फील्ड हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये O के ऊपर वैल्यू है ना। तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, y डायरेक्शन में ay, और z डायरेक्शन में az। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे मान लो ये जो y डायरेक्शन में इस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ay हो जाएगा, x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा, और y डायरेक्शन में z डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, az हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है। हाँ, अब ध्यान से सुनो क्या कहना है, इस पूरे वॉल्यूम में से निकलने वाला फ्लक्स बताना हमें, पूरे वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स निकाल लो, है ना, एक्स डायरेक्शन में से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लो, प्लस में वाई डायरेक्शन में से निकलने वाला निकाल लो, और जेड में से निकलने वाला निकाल लो, और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, टोटल फ्लक्स को। ठीक है, टोटल फ्लक्स को। तो सबसे पहले हम किस डायरेक्शन में निकालेंगे, सपोज दैट हम वाई डायरेक्शन में से निकाल लेते हैं, या फिर एक्स डायरेक्शन में से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में निकलने वाला फ्लक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितना फ्लक्स तो एंटर हो रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कितना फ्लक्स तो एंटर हो रहा है, और कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो जो बाहर निकल रहा है उसमें से एंटर होने वाला माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में, कौन सी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब इस सरफेस में से, ये जो सरफेस है इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग पहले, एंटरिंग बाद में निकालेंगे, पहले हम इमर्जिंग फ्लक्स निकाल देते हैं। ठीक है, इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम सरफेस, कौन सा सरफेस, EDQR, EDQR में से निकलने वाला फ्लक्स, है ना, उसका वैल्यू हम निकालने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट रिफिल कर लेते हैं भाई। अस्त्र जरूरी है, अस्त्र शस्त्र ज्यादा जरूरी है ना, तो इसलिए इसको रिफिल कर लिया जाए।
यस, क्या है, इसमें से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स मतलब ए डॉट डी एस का वैल्यू वो निकालना है हमें, ठीक है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या है कि ये जो बाहर वाला जो सरफेस है, समझ रहे हो, ये बाहर वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, एक तो एरिया चाहिए, और एरिया, एक तो ये एरिया हो गया ds, और साथ में क्या चाहिए, उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, ए वेक्टर से, और ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब जो सरफेस वेक्टर है, तो y डायरेक्ट x डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर को क्या हो जाएगा हमारे पास, dy इंटू dz, ये हमारे पास सरफेस वेक्टर हो गया। बात है कि x डायरेक्शन में a का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, क्योंकि डॉट निकालेंगे तो x डायरेक्शन में a का कंपोनेंट आएगा, वो अगर हम सीधा लिख दें तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है कि ds की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट है ना, ds की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट वो बताना हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कि ds की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट कौन सा है, x डायरेक्शन में a का कंपोनेंट कौन सा है, ax है, ठीक है। अब बात है कि ax का जो वैल्यू है वो, देखो ये दो सरफेस है हमारे पास, है ना, ये दो सरफेस है, तो सेंटर पे तो वैल्यू कितना है हमारे पास, ax है ना, यहां पे हमने सेंटर पे वैल्यू कितना कंसीडर कर लिया, ax कंसीडर कर लिया। तो ये जो फील्ड जो है, जैसे ये ट्रेवल करेगा, समझ पा रहे हो, यहां से फील्ड यहां जाएगा या यहां जाएगा, है ना, तो इस फील्ड का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। सो ये देखो, यहाँ हमारे पास एक दिक्कत आ रही है, यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन में थोड़ा फर्क आ रहा है, इसलिए हम पहले इस सरफेस में से निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ आपको कैमरा में देखने में दिक्कत आ रहा है, तो मैं ये सरफेस कंसिडर करना चाहता हूँ, है ना, तो हम इस सरफेस की बात कर लेते हैं, किसकी, PQRS की, है ना, PQRS की, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात सेम है, वाई का निकाल लेंगे, फिर जेड का निकाल लेंगे, फिर एक्स का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या है, इस y डायरेक्शन में, अब ये आसान हो जाएगा है ना आपको दिखाना, तो क्या होगा कि y डायरेक्शन में क्या निकालना है, इसका a डॉट डी एस का वैल्यू, a डॉट डी एस का वैल्यू, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि y डायरेक्शन में a का कौन सा कंपोनेंट है, ay है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या बताएगा, a का कंपोनेंट ds की डायरेक्शन में, ds वेक्टर अब हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, उस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, dx इंटू डी जेड, और कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, आई कैप, है ना, इस सरफेस वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx dz और आई कैप, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में, इसी ds की डायरेक्शन में a वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, ay है, ठीक है। लेकिन ये जो दो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, BCDE, ये है PQRS, सेंटर पे इसके कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, ay है। क्या वही वैल्यू यहां पे रहेगा, हम नहीं कह सकते, हम कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है वो फील्ड चेंज कर रहा हो, है ना, हम नहीं कह सकते, वो कोई भी जनरल फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ये चार्ज है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो क्या पता ये फील्ड भी वैसा ही हो, तो हमें वो कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि हम यहां से यहां तक चले तो फील्ड में कितना चेंज हुआ, समझ पा रहे हो, यहां से यहां तक चले, देखो सेंटर से यहां तक चले तो फील्ड में कितना चेंज हुआ, तो चेंज देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फील्ड का वैल्यू, इस ay का वैल्यू सेंटर के ऊपर, प्लस में हम यहां से यहां तक चले तो इस ay में कितना चेंज आया, समझ पा रहे हो, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, एक तो a वेक्टर का, सबसे पहले हमें a वेक्टर का वैल्यू चाहिए इस सरफेस के ऊपर, a वेक्टर का वैल्यू चाहिए, तो ये जो बीच वाला जो सरफेस है इसके ऊपर a वेक्टर का वैल्यू कितना है, y कंपोनेंट देखना है, कंपोनेंट कितना है हमारे पास, ay है, तो क्या लिख देंगे, ay लिख देंगे, प्लस में इस ay में, ये जो ay है, इस ay में हम यहां से यहां तक चले, देखो ये सेंटर पे यहां पे वैल्यू ay है, यहां से यहां तक चले, कितना चले, dy बाई टू, है ना, ये आधा आधा कितना हो जाएगा, dy बाई टू, तो dy बाई टू चलने पर
इसमें कितना चेंज आया वो कैसे देखेंगे, डेल ए वाई अपॉन में डेल, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, वाई में चल रहे हैं, और कितना चल रहे हम डी वाई बाई 2 चल रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? अब बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखो गलती कहाँ होती है मैं बताता हूँ। गलती यहाँ होती है कि ये जो फील्ड का वैल्यू है, इस फील्ड का वैल्यू इस सरफेस के ऊपर बताने के लिए वो क्या करते हैं कि ए वाई प्लस में डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई ये कर देंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। सपोज दैट मान लो आपको कोई फंक्शन मान लो f है, वो फंक्शन किसका है, मान लो सपोज दैट y का फंक्शन है, ठीक है, y का फंक्शन है, f किसका फंक्शन है, y का, तो y का फंक्शन है, तो इस f में आपको क्या निकालना है, df निकालना है। तो df के लिए आप क्या करते हो, डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई, ये करते हो आप, है ना। डायमेंशन का आप ध्यान रखते हो, ये आपने डिवाइड किया dy से, y से डिवाइड किया तो आपको y से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। डायमेंशन का ध्यान रखा जाए, df का जो डायमेंशन है वो f का डायमेंशन आना चाहिए, तो आपने f में y का तो डिवाइड कर दिया तो आपको y से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो इस डायमेंशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा। कितना चेंज हुआ, मतलब कितना चले हम dy बाई 2, क्लियर है बात। तो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ए वेक्टर का वैल्यू आ गया, है ना। डॉट हम हटा चुके हैं, हटा कैसे चुके हैं, क्योंकि हमने उस डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लिया, है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें ds से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ds से। ds हमारा क्या होगा, dx इंटू dz। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, इस सरफेस में, है ना, y डायरेक्शन में। अब हमें क्या बताना है कि एंटरिंग फ्लक्स, क्या बताना हमें, एंटरिंग फ्लक्स फ्रॉम सरफेस, कौन सा सरफेस, BCD से कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, वही कैसे कंसीडर करेंगे, देखो इस सेंटर वाले पे, ये सेंटर वाला जो सरफेस है इसके ऊपर ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, कौन सा कंपोनेंट देखना हमें, वाई डायरेक्शन में देखना है ना। तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ए वाई है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ए वाई है। अब हम कहां पे चेक करना चाहते हैं, हम यहां पे चेक करना चाहते हैं, ठीक है। काम वही करना है, ए डॉट डी एस करना है ना, काम वही करना है, ए डॉट डी एस काम वही करना है। तो हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर का वैल्यू इस सरफेस के ऊपर इनटू में ये सरफेस, इस सरफेस का वैल्यू तो वही रहेगा, क्या रहेगा, dx इंटू dz, ये तो सरफेस का वैल्यू होगा। लेकिन इसके ऊपर ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर का वैल्यू वो कितना होगा कि जो बीच वाला जो सरफेस है इसके ऊपर ए वेक्टर का वैल्यू माइनस, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस वाई में चल रहे हैं, है ना। माइनस यहां से यहां तक गए तो कितना चेंज हुआ, है ना। या तो आप सीधा कर दो कि यहां से यहां गए तो कितना चेंज हुआ, और इनटू में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, माइनस का dy बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए वाई, ठीक है, माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2, इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, dx इंटू dz। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो हमारा 80% काम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बताना है कि y डायरेक्शन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो क्या बताएंगे हम, फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम, टोटल फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम y डायरेक्शन में से एमर्ज होने वाला फ्लक्स, उसके लिए हम क्या कर देंगे कि बाहर निकलने वाला फ्लक्स, एमर्जिंग फ्लक्स, बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस एंटरिंग फ्लक्स, ठीक है। बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस एंटरिंग फ्लक्स, तो इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का ए वाई ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, इस पे साइन कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ए वाई अपॉन वैल्यू आ जाएगा डेल वाई, इनटू में हमारे पास क्या, देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो आधा dy बाई 2 आधा dy बाई 2, तो क्या बन जाएगा, एक dy, तो dx dz और dy, तो dx इंटू dy इंटू dz, ठीक है। वैसे ही हमें क्या बताना है, फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम कौन सी डायरेक्शन, अब कौन सी बताएंगे हम, y के बाद कौन सा आता है, z आता है, z डायरेक्शन,
जेड डायरेक्शन में से बाहर निकलने वाला है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, जहां वाई है वहां जेड कर दो, है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड इंटू वैल्यू कितना आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। समझ पा रहे हो। अब देखो यहां हमने सेम कैसे लिखा, देखो हम इसको एक आगे बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि देखो हम y से z में गए, है ना, एक आगे बढ़ाए, तो हम एक कहते हो एक पर्टिकुलर फैशन में चलते हैं। तो फैशन क्या होगा, dx की जगह dy लिखो तो dy लिख दिया, dy की जगह dz लिखो तो dz लिख दिया, dz की जगह क्या लिखो, dx तो dx लिख दिया, वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सिमिलरली फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ए एक्स अपॉन वैल्यू आ जाएगा डेल एक्स इंटू में आ जाएगा हमारे पास डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ये निकलने वाला टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या होगा कि फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए डॉट डी एस, ए डॉट डी एस। तो वो क्या आ जाएगा, इन तीनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो वो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस में वैल्यू आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, ये तो हमारे पास ए डॉट डी एस का वैल्यू आ गया। हाँ, साथ में कॉमन क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें डीवी का डिवाइड करना है, वॉल्यूम का डिवाइड करना है, कर दो भाई। तो इस ए डॉट डी एस में से क्या करना है, इस ए डॉट डी एस में, ए डॉट डी एस में किसका डिवाइड करना है, डीवी का डिवाइड करना है। तो डीवी का डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, यही तो डीवी है। तो इसमें क्या किसका डिवाइड आ जाएगा, डीवी, डीवी हमारे पास क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल ए वाई डेल वाई प्लस में डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। ठीक है, ये हमारे पास अब तक इसका हुआ। अब हम क्या लगा देंगे कि कंडीशन क्या लगाना है हमें, कि वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो अब यहां पे देखो वॉल्यूम के लिए कुछ बचा तो है नहीं, यस हाँ, वॉल्यूम के लिए जो भी हमने जिस वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वो तो कट गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये जो होगा हमारे पास, ये जो होगा यहाँ पे क्या हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि लिमिट dv टेंड्स टू जीरो, है ना। तो ये लगा दिया हमने, तो यहाँ पे लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस के बराबर होता है। तो इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस में वैल्यू आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस में डेल ए जेड अपॉन वैल्यू आ जाएगा डेल जेड। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, वैसे हमारा डेरिवेशन हो चुका है, यही डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है, लेकिन इसी को हम इससे डिनोट करते हैं, किससे, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं हम इसको। कैसे लिखेंगे, देखो क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, कैसे, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस में के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, डेल हो गया, डॉट ये क्या हो गया हमारे पास, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, इससे हमने इसको लिख दिया, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, डेल आ गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, यही हम लेके चले थे। और यही किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। और डाइवर्जेंस का आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस तो देख ही लिया। ठीक है, एक और बात कि अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस क्या आता है, जीरो आता है, डाइवर्जेंस जीरो आता है, तो उस फील्ड को हम सोलेनोइडल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिस फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आता है उसको हम सोलेनोइडल फील्ड कहते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा लाइन इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम कर्ल की बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।